टिश्यू कल्चर एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी पौधे के एक बहुत छोटे से पार्ट को लेकर हजारों करोड़ों पौधे बना सकते हैं। अगर मुझे आप उसको एक पौधे की एक 2 मिलीमीटर की एक पत्ती दे देंगे तो आई प्रॉमिस यू दैट नेक्स्ट 3 years आई कैन गिव यू करोड़ ऑफ प्लांट्स। अब हाइब्रिड सीड क्या होता है मैम? और उसमें बीज नहीं होगा, आपको हर बार एक नया पौधा खरीदना पड़ता है, इनमें बीज बनेगा ही नहीं। भट दाल पे एक छोटी सी रिसर्च शुरू करी, इतना ज्यादा इसमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन कंटेंट है। व्हेन वी स्टार्टेड स्टडीइंग, कुछ दालों में हेवी मेटल मिला, अच्छा, विच इज गोइंग टू कॉज कैंसर इन सम टाइम। कि हम हॉर्स ग्राम गहत पे काम कर रहे हैं, गहत के पानी को पियो, आपके सारे स्टोन्स खत्म हो जाएंगे, किडनी स्टोन्स खत्म हो जाएंगे, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कुछ लोग फूलों से करोड़ों तक कमा ले रहे हैं। इंडिया में दिल्ली मार्केट में जितना ऑर्किड आता है इट इज इम्पोर्टेड। और उत्तराखंड में हम ऑर्किड या रोज की एक प्लांट कल्टीवेशन कर पाए तो दिल्ली विल बी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम अस, बट वी आर वे बिहाइंड। हमें पता नहीं हम जो हल्दी खा रहे हैं वो कितनी प्योर है। पेस्ट्स को रोकना इसलिए मुश्किल है, क्लाइमेट चेंज का इसमें बहुत बड़ा हाथ। सीबकथॉर्न इज वन रूट। हम इतना हाई इसमें विटामिन ई और विटामिन डी कंटेंट है कि हम कहते हैं कीवी इज अ सुपर फ्रूट। नो, सीबकथॉर्न इज कुटकी की खेती करनी है, नचने का कुटकी है ही नहीं, ये तो उसका एक लोअर ऑल्टरनेटिव। हर्बल मेडिसिन में भी इसका लिखा रहता है चिराता, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हैरानी की बात ये कि इतनी सारी दवाइयों में चिराता लिखा हुआ आता है। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड अपने फ्लोरा और फौना के लिए काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पे 5 से 6 नेशनल पार्क हैं। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मिलेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन बहुत सारी बातें हमें स्कूल में बताई नहीं जाती और इनफैक्ट हमारे फार्मर्स को भी ये बातें ट्रेनिंग के दौरान कैसे अप्लाई करनी है नहीं बताई जाती। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु पंत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंसेस, ग्राफिका यूनिवर्सिटी। मैम, आपसे आज जानूंगी कि एक फार्मर्स भी लाखों पैसे कमा सकता है सिर्फ एग्रीकल्चर से ही नहीं, और फ्लोरिकल्चर और इस तरह के और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो मैम, सबसे पहले तो पूछूंगी कि कैसे आप इस स्ट्रीम में आए और कैसे एग्रीकल्चर से साइंटिस्ट बनने का एक जो बीच का ये रास्ता है कैसे तय किया आपने? I did my graduation in chemistry, botany and zoology, and then I thought that botany maybe is my call. But then things turned different. I went for my masters at Banasari Vidyapeeth, Rajasthan. और उस दौरान मुझे ट्रेनिंग का मौका मिला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो उस ट्रेनिंग में जब हमें लगा कि यू नो द फर्स्ट टाइम दैट यू सी अ लैबोरेटरी एंड यू फाइंड कि आप कितना कुछ कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट टू कंजर्व नेचर, तो मुझे लगा आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ माय कॉल। और सब्सिक्वेंटली मैंने ग्राफिका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया 2011 में और तब से यहाँ पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की स्पेशलाइजेशन में हूँ। All these years, I think we've been able to reach out to the society in terms of agriculture, floriculture, tissue culture, biodiversity conservation. तो इंटरेस्ट बनता रहा और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, तो जो ये पूरी टीम है ये कलेक्टिवली काम कर रही है। मैम, काफ़ी हैवी टर्म्स आपने बता दिए, टिश्यू कल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ये सब क्या होता है प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ ज़रूर। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी पौधे के एक बहुत छोटे से पार्ट को लेकर हजारों करोड़ों पौधे बना सकते हैं। एक छोटे से पार्ट से मल्टीपल हजारों पौधे बना सकते हैं। तो इसमें अगर आप कहें कि कोई पौधा एंडेंजर्ड है, खत्म होने वाला है, या हमारे दादा दादी परदादा ने देखा था अब हमें मिल ही नहीं रहा है, अगर मुझे आप उसको एक पौधे की एक 2 मिलीमीटर की एक पत्ती दे देंगे तो आई प्रॉमिस यू दैट नेक्स्ट 3 years आई कैन गिव यू करोड़ ऑफ प्लांट्स। वाओ, बस एक लाइव प्लांट होना चाहिए और उसका एक छोटा सा पार्ट। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम इस पूरे प्लांट को अप्रूट करेंगे या इसकी सीड होने का वेट करेंगे, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज और एंथ्रोपोलॉजिकल जो चेंजेस आए हैं इसके दौरान क्या हुआ कि जो प्लांट्स के सीड्स हैं उनको वो सबस्ट्रेटम ही नहीं मिला, वो जगह ही नहीं मिली जहाँ वो ग्रो कर पाए। तो अगर मैं ये वेट करूँ कि मैं कन्वेंशनल तरीके से किसानों को इसके बीज प्रोवाइड करूँ जिससे वो खेती करें, ये संभव नहीं होता बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे पौधों में। तो ऐसे केस में टिश्यू कल्चरिस्ट ने कहा कि आई थिंक वी कैन गिव यू सम हेल्प, और हमने ऐसे पौधों के बहुत छोटे से पार्ट से, मतलब 2 सेंटीमीटर पीसेस नथिंग, उससे हमने जब पौधे उगाए और वापस हमने नर्सरीज में या जंगल में उसको करा, देन द पोटेंशियल वाज रियलाइज्ड कि जो खत्म हो रही है प्रजातियां उनको बहुत तरीके से संरक्षण किया है। बहुत पुरानी टेक्निक है बट अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जरूरत बढ़ती चली जा रही है। तो आपने कहा बहुत पुरानी टेक्निक है ये। 1902 में टिश्यू कल्चर का इजाद हुआ था बाय जर्मन बॉटनिस्ट गॉटलिब हेबलैंड ने ये शुरू करा
रहा था. So from 1902 और constantly, क्योंकि देखिए the kind of variety of plants that we have. जिस जगहों पर ये पौधे उग रहे हैं वो सारी जगह अलग हैं. देहरादून का क्लाइमेट अलग, सॉइल अलग, मसूरी का अलग. तो हम इतने पास होते हुए भी क्लाइमेटिकली एंड जोग्राफिकली वी आर सो डिफरेंट. तो क्या ये पौधे भी ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग होते हैं? हाँ, तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. अगर हम इसका डीएनए एनालिसिस करें तो कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा. कुछ ऐसे जैसे मेरा डीएनए मैच जरूर करेगा मेरे पेरेंट्स से या मेरे सिबलिंग से, बट एकदम एक समान नहीं होगा. तो हर पौधा दूसरे पौधे से अलग है. तो एक तरह से एक क्लोन बना देते हैं. हाँ, क्लोन तो मैं नहीं इसको एग्जैक्टली कहूंगी. क्लोन बना सकते हैं. क्लोन एग्जैक्ट रेप्लिका कि उसका जीन भी सेम है, सब कुछ सेम है. क्लोनिंग की भी टेक्निक है. जैसे हम कटिंग से लगाते हैं, आपने कहीं एक सुंदर गुलाब देखा, राइट, और हम उठा के ले आए और कटिंग घर में लगा दी, तो वही गुलाब आपके घर में भी उगेगा. राइट. बचपन से यही देखते आ रहे, मम्मी लोग यही करते थे कि जहाँ कहीं अच्छा गुलाब दिखा तो ले आए, स्टेम लेके आ जाते हैं और घर पे गुलाब. उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा. आपने कटिंग लगाई और उसी प्रजाति को आपने आगे बढ़ाया. दैट इज क्लोनिंग. तो अगर कोई एक स्पीशीज खत्म हो रही है या आपको पता चला ये एंडेंजर्ड है, तो आप एक टिश्यू कल्चरिस्ट के पास जाएंगे और आप कहेंगे भाई इसे बचाने का दारोमदार अब आप पे है. अच्छा. तो उसमें टिश्यू कल्चर में मैं ऐसी टेक्निक यूज करूंगी कि जिसमें मैं सिर्फ इसके क्लोन्स बना. इसके अलावा हम टिश्यू कल्चर में नई वैरायटीज भी बना सकते हैं. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोन. इसमें मैंने एक पेरेंट प्लांट से बेहतर वैरायटी बना दी. अच्छा, तो एकदम नया प्लांट नहीं है, बट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बेटर हैं. प्रॉपर्टीज बेटर भी कर सकते हैं आप. कहें नया प्लांट बनाना तो हम नई जीन डाल के एक नया पौधा भी बना सकते हैं. अच्छा. तो दैट इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली सिर्फ पौधों में काम करता है, या तो संरक्षण के लिए या एक नई प्रजाति बनाने का काम भी हम करते हैं. मैम, सीड्स पे भी आपका काफी काम है, और सीड बचाओ आंदोलन, जो हमारे यहाँ बीज बचाओ आंदोलन तो काफी चलता ही आ रहा है. सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि बीज बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है. हमने कुछ ऐसे बीज, कुछ ऐसी दालों के नाम जरूर सुने होंगे कि जो हमारी दादी नानी कहती थी कि इसको भून कर खाओ या भिगा कर खाओ तो गर्मी आएगी शरीर में, या ये बीमारियां खत्म भटकी दाल, या इसको पीस के आप खाओ. अब हम कहते हैं कि आप ना गांव जा रहे हो तो 1 किलो दाल ले आना. मैं आपको कंफर्म रूप से बता रही हूँ कि बहुत जगह हमें मुश्किल हो जाती है वो दाल ढूंढनी. बिल्कुल. फार्मर्स आर नॉट ग्रोइंग, क्योंकि माइग्रेशन इज वन इशू. गाँव में भी नए लोग हैं, बीज भी नहीं मिल रहा है, उन्हें अच्छा बीज नहीं मिलता है. तो बीज बचाओ इसलिए जरूरी है कि जो हमारी इंडिजिनस वैरायटी, जो हमारी अपनी वैरायटीज थी, वो खत्म होती चली जा रही हैं. इनकी जगह ले लिए हाइब्रिड सीड्स ने. अब हाइब्रिड सीड क्या होता है मैम, ये भी प्लीज बताइए. हाँ जी, बिल्कुल. हाइब्रिड सीड्स ये समझा गया कि कुछ ऐसी बेहतर वैरायटीज बनाई जाएगी. तो हाइब्रिड में साइज बड़ा होगा, थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बड़ा हो सकता है. तो आप देखें कि कोई भी हाइब्रिड फ्लावर्स हैं, अगर साधारण शब्दों में बताऊं, आप देखें दिवाली के टाइम पे हाइब्रिड मैरीगोल्ड्स आते हैं, गेंदे के फूल बहुत छोटे होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, पर उसमें बीज नहीं होगा. आपको हर बार एक नया पौधा खरीदना पड़ता है. और जो गेंदा आपके गार्डन में ग्रो कर रहा है, जिसकी हाइट बड़ी है और बहुत छोटा सा पौधा है, वो आप चाहते भी नहीं हो कि लगे, तो वो उगेगा. क्योंकि वो इतना रेजिलियंट है. उसमें बीमारी से लड़ने की सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, वो उगता चला जाएगा. वो अपने टाइम पे खत्म होगा पर फिर उगेगा. पर हाइब्रिड्स में ये नहीं है. देयर इज अ टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी. इनमें बीज बनेगा ही नहीं. तो ये एक बार वन टाइम प्लांट है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल्स. ये चैलेंज है. दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हाइब्रिड सीड्स में है वो ये है कि इसमें जो हमारे यहाँ जो देखिए, जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि वी आर डिफरेंट ज्योग्राफिकली एंड क्लाइमेटिकली. तो यहाँ के पेस्ट भी तो अलग हैं. यहाँ जिस किस्म की बीमारियां लग रही हैं, इंडिजिनस पीपल एंड इंडिजिनस वैरायटीज विल फाइट ओवर इट. इंडिजिनस मतलब नेटिव, जो यहाँ के लोकल हैं. एग्जैक्टली. जो हम लोग, जैसे हम कहते हैं ना कि पहाड़ में अगर कोई चल रहा है, कोई पहाड़ी है, तो उसको वो पता ही नहीं चलेगा कि कितने किलोमीटर की उसने चढ़ाई चढ़ ली. बिल्कुल. दैट रेजिलियंस, वो एक जो शक्ति इनमें नैसर्गिक रूप से प्रेजेंट है, वो हाइब्रिड सीड्स में नहीं है. क्योंकि कहीं हाइब्रिड बनाते हुए वो फैक्टर कम हो जाता है. क्योंकि कुदरत ने इस तरह के प्लांट्स और सीड्स को इस ही ज्योग्राफी में उगने के लिए बनाया है एक तरह से. बिल्कुल. और हाइब्रिड जो है वो लैब में उगाए गए हैं. लैब्स में बनाए जाते हैं, या कटिंग वगैरह से भी मतलब बनते हैं. कन्वेंशनल है, जरूरी नहीं लैब की जरूरत. जो नेचुरल नहीं है बीज, वो इस तरह की उनमें रेजिलेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं. 2020 में भट दाल पे एक छोटी सी रिसर्च शुरू करी.
क्योंकि हमारा ये मानना था कि जब हम बीइंग फ्रॉम द सेम रीजन, जब हम अलग अलग जगह पे गए तो कहा कि सर्दियों में भाई भट की दाल भून के खाना है या चुखवाणी बनानी है इसकी, तो हमने इसको करीब 50 से 70 गाँव से हमने अलग अलग किस्म की सोयाबीन भट इकट्ठी करी। ब्यूटीफुल वेराइटीज दैट वी हैव। हरे रंग की ये दिख रही है, ब्लैक दिख रही है, ब्लैक काला भट जिसको कहते हैं, उसके भी साइज में वेरिएशन है, कहीं गोल दिख रहा है, कहीं एकदम फ्लैटेंड है। अच्छा, आप किसी भी गांव में किसी भी रीजन में जाएंगे, कुमाऊं में या गढ़वाल में, तो उसमें भी वेरिएशन है कि भाई यहाँ गोपेश्वर की भट दाल बहुत अच्छी है, पौड़ी की ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होती। तो एक जनरल कंसेप्शन है कि वो हाँ की दाल सुपीरियर है। लाओ तो हर्षिल की राजमा हर्षिल की राजमा, तो हमने कहा भी साइंटिफिकली लेट अस स्टार्ट वैलिडेटिंग इट। यू नो वी हैव नाउ पब्लिश्ड पेपर्स, जो कि हमारा रिसर्च में होता ही है कि हमें कुछ पब्लिकेशन आने, क्योंकि आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन चाहिए कि ये काम है, ये काम किया जा चुका है। मैं आपके साथ अगर फाइंडिंग्स शेयर करूं कि देयर इज एक्सेप्शनल प्रोटीन कंटेंट एंड आयरन कंटेंट। इतना ज्यादा इसमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन कंटेंट है। और ये मैं ज्यादा किस कंपैरिजन में बोल रही हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, ICAR ने कुछ चेक वैरायटीज डेवलप करी हैं, जो कहते हैं कि पहाड़ के रीजन के लिए भट दाल की ये वैरायटी बेस्ट है। हमने वो वैरायटी मंगाई और उससे जब कंपेयर किया तो हमारी जो नेटिव भट दाल है वो उससे बनस कहीं ज्यादा उसमें प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम कंटेंट है। अच्छा, तो जो एक स्टैंडर्ड लेवल से हायर प्रोटीन और हायर कैल्शियम कंटेंट निकला है नेटिव भट की दाल में। अब व्हाई इज कैल्शियम इम्पोर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहाड़ों में द विमेन आर द मेजर ड्राइवर्स। सारा घर परिवार सारी एक महिला के ऊपर ही निर्भर है। अब उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, क्योंकि जितना भी जो एनिमल्स हैं दे आर नॉट मिल्किंग एज मच। इतनी हायर ऑल्टीट्यूड में इतना मिल्क होता ही नहीं है, जितना होता है वो अपने घर का खर्चा है, बच्चों को दे दें बहुत है। तो बेसिकली विमेन के लिए कैल्शियम की बहुत जबरदस्त डेफिशिएंसी है। एंड वी हैव रिपोर्ट्स, आई मीन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइट्स यू कैन सी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के कारण जितने भी बोन रिलेटेड इश्यूज हैं वो हैं, क्योंकि एक एज के बाद विमेन स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग, कुछ कर ही नहीं पाती हैं। तो अगर ये डाइट में आ जाए, और कोई कुछ करना थोड़ी है, ये तो जो नेचुरल प्रोसेस था वो होने देना है बस, और इसको अपनी डाइट में लेकर आना है। बट द चैलेंज इज व्हेन वी स्टार्टेड स्टडीइंग, हम जब इसकी एनालिसिस करने लगे, कुछ दालों में हेवी मेटल मिला। अच्छा, कैन यू इमेजिन? व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, व्हिच इज गोइंग टू कॉज कैंसर इन सम टाइम। तो अब आप एज अ रिसर्चर हमारी दुविधा समझें कि हम क्या कहें कि खाओ कि ना खाओ। दूसरा प्रश्न ये हैवी मेटल आया कहाँ से? मतलब देयर इज नो इंडस्ट्री जहाँ से हमने कलेक्शन किया। तो ये जो यात्रा सीजन में जो लोग जा रहे हैं, लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट द माउंटेन्स गो थ्रू, तो द काइंड यू नो देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो इतना हेवी मेटल हमारे सॉइल में, कुछ एक स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहाँ पर हमको हेवी मेटल मिला है, कुछ जगहों पे तो नहीं है, दैट इज सेफ, बट समवेयर इन लोअर ऑल्टीट्यूड्स में, अगर टीरी वाला रीजन हमने देखा, कुछ एक जगह पौड़ी के रीजन में हमको हेवी मेटल मिला है। तो हमने ये रिपोर्ट प्रिपेयर करके, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट था, हमने यूकॉस्ट जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है उसको रिपोर्ट सबमिटेड है। एंड दे ऑल्सो वर वेरी शॉक्ड कि यू नो ऐसी ये चीजें हैं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं इतना पहले। तो अभी तक तो हम ये थे कि बीज बचाओ, अब ये है कि ये चीज कैसे बचाओ। तो जो हमारी स्टडी थी उसमें हमने कुछ एक ईयर मार्क करे हैं एरियाज जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में है और हेवी मेटल भी नहीं है। तो हम ये हमारा सजेशन था, इसमें रिकमेंडेशन थी कि इसकी पैदावार बढ़ाई जाए। मैम, ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको 3 पॉजिटिव तो मिले लेकिन एक नेगेटिव इतना बड़ा मिला है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज में, छोटे बच्चों पे बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या गवर्नमेंट कोई वार्निंग जारी करती है, या फिर आसपास के लोगों को ये बताया जाता है कि ये जो दाल आप खा रहे हैं इसमें कुछ इस तरह का हो सकता है जो आपके लिए हार्मफुल है, सब्सटेंस है? हाँ जी। तो ये लोकल लोगों को कैसे जानकारी पहुंचाई जाती है? जब हमारे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम उसमें कंपल्सरीली एक सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के कोई भी चीज ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी। मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं कि समाज की बेहतरी के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो लोकल लोगों से ही, जहाँ से हमने, क्योंकि हमारे पास वो एरियाज आइडेंटिफाइड हैं कि जहाँ पर हैवी मेटल होने की संभावना ज़्यादा है। तो थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, क्योंकि हम तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, हम थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज वहाँ के जो
प्रधान हैं या जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं जी। उन तक ये कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद इट इज़ वैलिडेटेड, मे बी वी आर रॉन्ग, तो इसका वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह की जाती है और फिर उसके बाद इसके जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर होते हैं कि यू नो देन द प्रधान एंड एवरीबॉडी टेक्स केयर ऑफ इट, कि इसकी हम एडवाइजरी जारी करें कि यहाँ पर इस किस्म से आ रहा है, क्यों आ रहा है, पहले तो कारणों की खोज की जाए कि मिट्टी में है या कोई फर्टिलाइजर ऐसा है, कोई पेस्टिसाइड है। बट हाउएवर बहुत ज़्यादा जगह पे तो हमको नहीं मिला है, पर जहाँ भी मिला है वो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। बट एक अच्छी बात इससे ये होती है क्योंकि सी वी आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें हमारे पास जो हमारी ताकत है वो जो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ये सारे बच्चे मिलकर हम जब अपने रिसर्च का इनको बताते हैं, तो हमारे अपने डिपार्टमेंट में अगर 1000 बच्चा मेरे पास है, तो जब हम अपनी रिसर्च उनको बताते हैं तो आप ये मानिए 1000 बच्चा तो अवेयर है और उनकी फैमिलीज भी, बिल्कुल, जिसमें 500 तो शायद लोकलाइट्स ही होंगे, तो दे आर बिकमिंग अवेयर। दूसरा, जब हम लोग जाके गांव में मिलते हैं और वो हमसे कनेक्ट करते हैं, तो वो हमसे बार बार पूछते हैं कि भट्ट का कुछ हो रहा है, तो हमारा जवाब रेडी था कि अब हम इसमें, चाची जी अब हम इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट के लिए मुझे भट्ट खरीदना होगा, तो आप भट्ट उगाइए, मैं आपसे परचेज करूँगा। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा गैप है मैम, जहाँ पे एक किसान अपनी फसल तो उगा रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं इसको सेल कहाँ पे करूँ या मेरे को बेटर प्रॉफिट्स कहाँ मिलेंगे। वो आज भी लोकल लेवल पे ही अपनी दाल बेचता है या अपना अनाज बेचता है और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है फिर उसके लिए नेक्स्ट क्रॉप की तैयारी करता है। बिल्कुल। लेकिन वो जो मार्जिन एक किसान को मिलना चाहिए वो अभी भी उससे काफी पीछे है। कॉन्स्टेंटली मैं और मेरी टीम का ये काम रहता है कि हम साइंस फॉर सोसाइटी इंटरैक्शंस पर काम करें। इसीलिए हर साल या तो हम खुद गांव में जाकर इस किस्म की ट्रेनिंग्स करवाते हैं या फिर हम गांव से भी लोगों को बुलाते हैं ताकि वो हमारे लैब्स में आके देखें। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ और किसी के साथ कि 6-8 फार्मर्स बहुत दूर बीरों खाल जैसे गाँव से जो काफ़ी दूर है यहाँ पहुँचे, तो जब वो हमारे लैब में गए और उन्होंने बोतलों के अंदर पौधे उगते हुए देखे तो उन्होंने कहा कि आपने तो जादू कर दिया। तो वो जो लाइट उनकी आंखों में थी, तो हमने कहा जादू तो आप करेंगे जब आप ये पौधे अपने खेतों में उगाएंगे। अब मैंने हल्दी के पौधे उगाए, मैंने फार्मर्स को दिए, नाउ व्हाट, मेरी तो रिसर्च हो गई, मुझे तो अवार्ड्स मिल गए। इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं उनसे वो बाय बैक करूं, और बाय बैक करके व्हाट शुड आई डू एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेरा कोई टाई अप किसी इंडस्ट्री के साथ होना चाहिए। तो ये जब तक ये चेन, सप्लाई चेन एस्टैब्लिश नहीं होगी तब तक मेरे ख्याल से ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे रिसर्च। तो एक बहुत अहम इन एग्रीकल्चर जो पॉइंट है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है। तो इसीलिए वी एज बायोटेक्नोलॉजिस्ट साथ में फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम लोग मिलकर ऐसी रिसर्च करते हैं जिससे हम प्रोडक्ट डेवलप करें। जैसे एक अनदर एस्पेक्ट ऑफ माय रिसर्च इज कि हम हॉर्स ग्राम गेहत पे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो गेहत के काम के साथ एक एस्पेक्ट उसमें है कि हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। तो उसमें हम किस किस्म के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमने उसमें कुकीज बनाई, हमने उसमें जो प्रोटीन बार्स होते हैं वो बनाया, सिर्फ कोर गेहत से। अब उसके लिए गेहत चाहिए, तो गाँव में गए तो मिल ही नहीं रही है। तो अब हमारे क्योंकि कनेक्ट है फार्मर्स से, तो हमने कहा आप उगाइए, आप हमें दीजिए और इसके हम प्रोडक्ट बनाएंगे एंड देन द शेयर गोज टू देम। But that needs to be worked. फ्लोरिकल्चर पे आना चाहूंगी मैम। अच्छा। Why फ्लोरिकल्चर इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोग, कुछ बिजनेसेस ऐसा कर रहे हैं जो फूलों से करोड़ों तक कमा ले रहे हैं। बिल्कुल। हम तो लाखों तक पहुंचे हैं, वही बहुत है। तो एक किसान फूल से कैसे अपनी खेती कर सकता है, कैसे इनकम जनरेट कर सकता है? मैं शुरुआत करती हूँ एक एग्जाम्पल से, नीदरलैंड, हॉलैंड व्हेन इट वाज कॉल्ड। तो हॉलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत ठंडी जगह है क्योंकि, तो उसमें आधा साल तो आप समझिए ठंड ही रहती है। तो उसमें कुछ अर्थव्यवस्था के बड़े बुरे हाल थे और एक समय में इतनी बुरी व्यवस्था थी, इट इज ऑन रिकॉर्ड्स दैट पीपल हैड स्टार्टेड ड्रिंकिंग इन द चर्चेस। अगर देवस्थान पे जाकर कोई मदिरा पान कर रहा है तो उससे बुरा और कहाँ जाएगा। हॉलैंड की पूरी इकोनॉमी स्टेबलाइज सिर्फ फ्लोरिकल्चर ने करी है। अच्छा। दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन फ्लोरिकल्चर। तो क्योंकि ठंडी जगह है, यू नो प्लांट्स लाइक लिलीज एंड ऑर्किड्स वहां पर बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने सिर्फ कहा कि आप ये खेती करो। और हमें पता है कि अगर हमारी एक बर्थडे पार्टी की भी डेकोरेशन होती है, बिना फूलों के चलती नहीं है। बिल्कुल। और आधा खर्चा तो डेकोरेशन में जाता है। कोई पूजा फूलों के बिना अधूरी है, बिना नहीं है। इस किस्म के एग्जॉटिक प्लांट्स जब इन्होंने बनाने
प्रोडक्शन करना शुरू करा, मतलब दे स्टार्टेड मिंटिंग मनी. सेम इज विद कंट्रीज लाइक सिंगापुर जहाँ कंजीनियल कंडीशंस थी, विद थाईलैंड. तो उन्होंने क्या किया है, थाईलैंड ने ऑर्किड्स, उनकी जो ज्योग्राफी है एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस वो बिल्कुल एप्ट हैं ऑर्किड की ग्रोथ के लिए. ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं बिल्कुल. और ये इस आप वहां पर एयरपोर्ट्स में जाएं या कहीं पर भी ऑर्किड्स उग रहे हैं. दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग इट इन देयर प्लांट नर्सरीज और वो एक्सपोर्ट करते हैं. इंडिया में दिल्ली मार्केट में जितना ऑर्किड आता है इट इज इम्पोर्टेड. इसीलिए ऑर्किड इतना महंगा है. नहीं, एंड ऑर्किड महंगा मैं बताऊं इसलिए है कि ऑर्किड का आप अगर एक पौधा लाके रखेंगे 15 दिन तक उस फूल को कुछ नहीं होगा. लॉन्ग लास्टिंग है. इट इज लॉन्ग लास्टिंग, बहुत जबरदस्त शेल्फ लाइफ है. और बिना मेंटेनेंस के आपको कुछ नहीं करना उसमें, वो ऐसे ही रहेगा. एक स्टिक आपने 30 रुपए की तो खरीदी पर आपको 20 दिन का वो सुख भी दे रही है. ऑर्किड्स पर मैं आपको जो बता रही हूँ कि ये सोचनीय क्यों है कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में इंडिया इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इतना वी हैव बीन ब्लेस्ड कि हमारी ऐसी लोकेशन है कि यहाँ सब कुछ होता है और अलग अलग रीजन्स में होता है. बिल्कुल. तो इफ जो गुजरात जैसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सूखा है, वहां पर कॉटन अगर अच्छा हो रहा है तो हमारे यहाँ क्रॉप प्लांट ज्यादा हो रहे हैं. ऐसे में जो कोस्टल एरियाज हैं ऑफ केरला एंड नॉर्थ ईस्ट, इसमें इतनी जबरदस्त ऑर्किड की डाइवर्सिटी है. यानी वी आर अगेन ब्लेस्ड कि हमारे पास ऑर्किड्स हैं. और बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी डाइवर्सिटी है जहाँ पर ऑर्किड्स प्रचुर मात्रा में नेचुरली पाए जाते हैं. हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है. अच्छा. अब ये सब होने के बावजूद हमारा फोकस कभी फ्लोरिकल्चर था ही नहीं था, इसीलिए और डिमांड बढ़ती गई इन द अर्बन एरियाज. वी स्टार्टेड इम्पोर्टिंग. अब वो ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस करें, आपको पूना से ऑर्किड्स मिल जाएंगे, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग व्हाट वी कैन. जो हमारा खुद का पोटेंशियल, हमारी कैपेसिटी है. अब देखिए ना, अगर उत्तराखंड में हम ऑर्किड या रोज की एक प्लांट कल्टीवेशन कर पाए तो दिल्ली विल बी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम अस रादर देन वो पुणे से ले. एब्सोल्युटली. बट ये दिस नीड्स टू बी रियलाइज्ड एंड देयर शुड बी पॉलिसीज जो कि फ्लोरिकल्चर को सपोर्ट करें. ऑन पेपर्स इट इज देयर, आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स. ऑन पेपर्स है, हर एक रीजन के लिए एग्री एक्सपोर्ट जोन्स बनाए गए हैं और हर एक रीजन के लिए कुछ ऐसे पौधे सिलेक्ट किए गए हैं जो उसी रीजन के लिए स्पेसिफिक हैं. उत्तराखंड के लिए मेडिसिनल प्लांट्स और फ्लोरिकल्चर आइडेंटिफाइड है. ओके. बट वी आर वे बिहाइंड. हमें तो आइडिया ही नहीं है कुछ भी इसका. ये बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट एस्टैब्लिश करने की बात है, क्योंकि ये कंडीशंस बिल्कुल बढ़िया है. हम लोगों ने ऑर्किड्स पे रिसर्च शुरू करी थी 2011 में और फिर हमें लगा कि ये देहरादून मसूरी वाले रीजन में आप चले, अब तो घरों में भी रिंको स्टाइलिस ऐसे ऑर्किड्स ग्रो करते हैं. हर साल हम फ्लावर शो में जो बसंत उत्सव होता है उसमें हम अपना स्टॉल लगाते हैं और सिर्फ हम कुछ नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ दिखाते हैं कि ऑर्किड्स उग रहे हैं. तो मैं आपको बताऊं, इतनी भीड़ हमारे स्टॉल पे सिर्फ ये जानने के लिए होती है कि अब कहाँ हो रहे हैं. पहले हमारे घरों में होते थे तो लोगों ने देखा है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, पर अब है ही नहीं, क्योंकि जिस आम के पेड़ पे आपका ऑर्किड होता था वो तो आपने काट दिया क्योंकि वहाँ आपको एक रूम बनाना था. तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक है. और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतनी जबरदस्त वैरायटी है कि आप मतलब जो पौधों का के प्रति प्रेम रखते हैं वो तो पागल हो जाते हैं इतनी खूबसूरती देखकर. तो व्हाई डू वी हैव टू गो टू इटली टू सी अ फ्लावर शो? हम अपने यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो फ्लोरिकल्चर क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में. एक फ्लावरिंग ऑर्किड का एक पौधा जिसपे फ्लावर्स आए हुए हैं 800 से 1200 रुपए का बिकता है. तो हमने डिस्प्ले के लिए एक पौधा लगाया था जस्ट टू सी द मार्केट रिएक्शन. A lady comes and says मुझे 1500 में दे दो. हम बेच भी नहीं रहे हैं. मैंने कहा नहीं, मुझे दे दो. ये लोग इंटरेस्टेड भी हैं बहुत ज्यादा. तो फिर हम क्यों पीछे, हम मतलब यहाँ पे फ्लावर्स क्यों नहीं उगा रहे हैं उत्तराखंड में? हाँ, मतलब यही मैं कह रही हूँ, ये द पॉलिसी नीड्स टू कम अप एंड नाउ एम्फसाइज. जैसे अब हमारा एक बहुत बड़ा काम रहा कि हम ठीक है फार्मर्स को हम बुलाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, पर ये जरूरी था हम उनके बीच जाएं. तो हमारे डिपार्टमेंट ने और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रुद्रप्रयाग में घिमतोली रीजन में एस्टैब्लिश किया है. ओके. वहाँ पर हमने हमको जीबी मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक प्रोजेक्ट हमको मिला है जिसमें हमने वहाँ एक पॉली हाउस बनाया गाँव में. हमने किराया देते हैं उसका, हमने पॉली हाउस बनाया. हमें सिर्फ मोबिलाइज करने में लोगों को चैलेंज आया. लोग आते नहीं है. लोग आए, एक इवेंट हुआ, बैग्स लिए, देन दे वेंट बैक होम.
तो जो प्रैक्टिकल चैलेंज है वो कुछ इस किस्म से आते हैं कि जब हम महिलाओं से बात करने को, क्योंकि देखिए पहाड़ में अगर कोई काम करेगा तो महिलाएं हैं, बिल्कुल दे आर मोर डिलिजेंट ऑल्सो ना वो क्या। और ऑर्किड्स में सबसे अच्छी बात है आपको ज्यादा देखभाल नहीं करनी है, 15 दिन में एक बार देखना है, पानी देना है, 20 दिन में उसको सेपरेट करना है, कोई ज्यादा काम नहीं है। पर उनसे बात करने के लिए हमें पहले उनके हस्बैंड्स को ढूंढना पड़ता है। वो कहती है कि नहीं पहले उनसे बात कीजिए। कुछ ये भी क्योंकि ट्रेडिशनली वी आर इंक्लाइंड दैट वेज कि आप उनसे बात करें, बट द चैलेंज इज कि जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो मिलेगा कहाँ। तो उसे ढूंढने में हमें 10 दिन लग गए कि भाई अपनी वाइफ्स को बोलो कि वो यहाँ पर आ जाए। कुछ नहीं करना है कि नीचे खेत में घास काट रही है, पर आके ताला खोलना है और यहाँ पे 10 दिन में बस पानी दे देना है, वी विल पे यू फॉर दैट। पर वो करने के लिए हमको 20 दिन वहां लगाने पड़े, जस्ट टू कन्विंस देम। वो कह रहे कि मैडम इससे कुछ नहीं होता है, इससे कब मिलेगा। हमने कहा आप उगाओ, टाइम लगेगा, पर हम आपसे सारे पौधे खरीद लेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट 1500 का होगा, हम 3000 देंगे आपको। ये सब के बाद भी वो जो कन्विंस करना है उनको, वो एक बड़ा चैलेंज है। मैम जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं प्लीज उनके रेफरेंस के लिए बताइए कि कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितने दिन में ये फ्लावर ब्लूम करते हैं। अगर किसी को ये कोई करना चाहता है ऑर्किड्स की खेती या किसी भी फ्लावर की, जो भी आप बताना चाहें, तो ये फ्लावर कितने दिन में कितने पैसे बना के दे सकते हैं? बिल्कुल, ऑर्किड्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे लो मेंटेनेंस क्रॉप है। थोड़ा अगर कीड़ा भी इसमें लगता है तो उसके लिए पेस्टिसाइड से वो मैनेजेबल है, पर बहुत कम मेंटेनेंस, ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। ये बांज की छाल पे या आम की छाल पे भी ग्रो कर जाता है। अच्छा। इसमें अच्छी बात ये कि इतनी वैरायटी हमारे पास है कि वो अलग अलग सीजन में फ्लावर करती हैं। तो कोई जुलाई में, कोई मार्च में, कोई दिसंबर में। तो साल भर अगर आप प्लान्ड तरीके से इसका कल्टीवेशन करते हैं तो पूरे साल भर आपको फ्लावर्स मिलते हैं, पूरे साल भर आपका मार्केट रेडी है। तो इसी अगर एक कमरे में अगर आप ग्रो करें, अगर 15 बाय 15 का भी एक कमरा है, तो आप 30 से 40 पौधे अगर यहाँ पर रखें और स्टैंड्स में रख लें तो और ज्यादा पौधे भी आ सकते हैं। इनको सिर्फ बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी से बचाना होता है। तो हम गाँव में कहते हैं कि इनको सुबह की धूप दिखा दो और फिर आंगन में ही रख लो, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। अब आप बताइए, अगर एक पौधा फ्लावरिंग में उनसे खरीदती हूँ जो कि मुझे यहाँ 1500, अ सिंगल लेडी इज रेडी टू गिव, तो मैं अगर उनको 1200 भी देती हूँ तो उनका इन्वेस्टमेंट तो 500 का भी नहीं था। तो अगर 500 रुपए में आप 15 बाय 15 में कम से कम 100 फ्लावर्स उगा सकते हैं। मतलब 50 के करीब 50 का आप उगा सकते हैं, और एक प्लांट में आपका 1200 रुपए बनता है। तो वो तो आपका एक प्लांट में रिकवर हो, एक प्लांट में हो जाता है। बट वो, और ये कितने दिन में ब्लूम करते हैं? इसमें वही मैं क्या आपको बता रही हूँ ना कि जैसे हर सीजन होता है प्लांट्स का, तो डिफरेंट वैरायटीज अलग अलग सीजन में ब्लूम करेंगे। तो सिम्बीडियम्स जो कि पहाड़ों के लिए बहुत ऑप्टिमल है, डेंड्रोबियम्स जो आपने देखा होगा, जो पिंक फ्लावर्स शादी की माला में जो लगे रहते हैं वो डेंड्रोबियम्स हैं, तो वो दिसंबर जनवरी में ब्लूम करते हैं। 1 से 2 महीने के समय में? 1 से 2 महीने के समय। उसके तुरंत बाद दूसरे प्लांट का सीजन आ जाता है, जो कटलिया है जिसके बड़े फूल होते हैं, वो मार्च में आता है। उसके बाद रिंको स्टाइलिस का सीजन आ जाता है। तो अलग अलग वैरायटीज को हमें हार्नेस करना पड़ेगा। तो मैम ये तो सीखना पड़ेगा एक फार्मर को। ये आपको सीखना पड़ेगा। वो चैलेंज है कि थोड़ा सा तो भाई आना पड़ेगा आपको। क्या आपके पास ऐसे कोई एग्जांपल है जो आज ऑर्किड्स उगा रहे हैं? हाँ, अभी हमने जो, मैं आपको गिमतौली में, रुद्रप्रयाग में बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्हीं के घर के पास में एक पॉली हाउस है और हम हर महीने जा रहे हैं। तो अब उनका कॉन्फिडेंस भी बन रहा है, क्योंकि मैं उनकी बात भी समझती हूँ। वो कहते हैं लोग आते हैं, अपने प्रोजेक्ट करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। तो क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे वहां जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो अब मुझे थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। मैम प्लीज ये बताइए कि अभी उत्तराखंड के लिए कौन से क्रॉप्स, कौन से फ्लावर्स एप्ट हैं, किस सीजन में उगाने चाहिए, अगर आप थोड़ा? हाँ जी जरूर। एक तो ऑर्किड्स पे मैं डेफिनेटली बोलूँगी क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। दूसरा डैमस्क रोज, पिंक कलर के गुलाब होते हैं जो बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो डैमस्क अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो जो वाकई गुलाबी गुलाब होता है, अगर आपने देखा होगा तो बड़े पत्ते उसके बहुत खुशबूदार होता है। डैमस्क रोज की बहुत जबरदस्त डिमांड है इन द मार्केट परफ्यूमरी के लिए एंड एरोमेटिक, क्योंकि अब तो अरोमा थेरेपी वी ऑल नो, हम एक सैलून में जाते हैं तो वहाँ ये अरोमा थेरेपी करा लें, या हम कहीं भी स्पा में जा रहे हैं, एसेंशियल ऑयल्स में भी बहुत डिमांड है। इट इज सो कॉस्टली कि आप कॉस्मेटिक बेस देखिए, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, ये इस किस्म के जो जस्ट हर्ब्स के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें क्या यही सब तो चीजें, उसमें लिखा होगा डैमस्क रोज, और वो तो मेरे घर में हो रहा था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो हम इस डैमस्क रोज की प्लांट कल्टीवेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें ये समझनी जरूरी है कि जब हम फार्मर्स को रीच आउट करें तो पूरी तैयारी के साथ, मतलब मैं ये ना उनसे कहूँ कि आप ना गुलाब लगा लो, उनका अगला क्वेश्चन होगा अब फिर जब कट जाएगा गुलाब तब उसके बाद क्या करना है। तो हमारा जवाब होता है कि
इस बीच से इस बीच आप मे बी हल्दी की खेती करो, मैं आपसे हल्दी भी खरीद लूंगी। उसके तुरंत बाद हल्दी जैसे ही होती है आपने गुलाब लगाना है, फिर मैं आपसे गुलाब भी खरीद लूंगी। तो क्यों कोई अपनी जगह छोड़ के जाएगा? हम तो भाग रहे हैं ना, हर सैटरडे संडे को गांव भाग रहे हैं, हम भीड़ लगा रहे हैं वहां पे। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। ऑर्किड के अलावा आपने रोज का एक हमें बताया, इसके अलावा जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं? बहुत ज्यादा दालों को जैसे क्रॉप नहीं पानी नहीं चाहिए होता, हॉर्स ग्राम जैसे मैं गेहत कह रही हूँ जी, इतना न्यूट्रिशन है। और हमने जो ट्रेडिशनल नॉलेज मेरी ये कहती थी, जब मैं बहुत छोटी थी तो हमने सुना था गेहत के पानी को पियो, आपके सारे स्टोन्स खत्म हो जाएंगे, किडनी स्टोन्स खत्म हो जाएंगे, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पथरी के लिए बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज उसमें वो फैक्टर्स हैं जो किडनी स्टोन्स को ठीक करते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, पहाड़ों में सूखा अगर पड़ जाए तो भी बहुत, पहाड़ों में बहुत पानी की बहुत समस्या है। बारिश तो एक तरफ, इसमें जो ग्राउंड लेवल पे जो पानी था वो भी सूख रहा है, वो भी कम हो रहा है। उसके कम होने की वजह यह है माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ तो अब खेती कम हो रही है, खेती कम होगी तो पानी को कैसे संजोएंगे। ऐसी कंडीशंस में भी गेहत का अच्छा कल्टीवेशन किया जा सकता है। हल्दी एक क्रॉप के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। हल्दी इज चाहिए ही सबको, ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी, और हमें पता नहीं हम जो हल्दी खा रहे हैं वो कितनी प्योर है, कितनी एडल्ट्रेटेड है, मतलब कहाँ हमें मालूम ही नहीं है ये चीज। जो पैकेट आ गया ठीक है हमने ले लिया, बढ़िया कलर आ रहा है, बट जो लोग उगा रहे हैं एक्चुअल हल्दी, तो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हमारी एक टीम ने कहा कि हल्दी के गांठ से तो सभी कर रहे हैं कि हम ना इसके पत्तों से कुछ करके देखते हैं, क्योंकि हमारी स्टडी ये भी थी एक कि हमने अलग अलग जगह की हल्दी ली और फिर उसमें देखा कि किसमें करक्यूमिन सबसे ज्यादा है, तो हमें कुछ जो हीलिंग प्रॉपर्टी में, तो वो हमें वो जगह आइडेंटिफाई हुई। इसी बात हमने कहा कि ये तो लेना है, इसके पत्तों का क्या करते हैं। तो हम लोगों के पास गए, हमने कहा जब इसके पत्ते होते हैं ना आप हमें बेच दो। उन्होंने खुशी से हमें बेचे, क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ यूज नहीं रहते। और उन्होंने खरीदी, हमें भी बहुत रीजनेबल रेट्स पे वी कुड बाय इट फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स। पर हमने हल्दी की एक चाय जैसा एक कॉन्कॉक्शन बनाया है, अभी हमें उसको पेटेंट हमने फाइल कर दिया है। वाओ, बिफोर एनीबडी टेक्स इट अप एंड यूजेस इट, तो एटलीस्ट मी जो एक शायद अच्छे मोटिव से, मैं और मेरे स्टूडेंट्स जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं जो अच्छे मोटिव से काम कर रहे हैं, तो अब वो हल्दी का कॉन्कॉक्शन है, अगर वो पेटेंट ग्रांट होता है मैं आप लोगों को जरूर पिलाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वैसे भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी पेटेंट करा चुके हैं। हमें पता भी नहीं है कि हम कितने सदियों से यूज करते आ रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स कब से यूज करते आ रहे हैं, और हल्दी भी इनमें से एक है। मैम यहाँ से मूव करना चाहूँगी आपके पेटेंट्स की तरफ। आपके पास भी 5 पेटेंट्स हैं, और पेटेंट्स ऐसी चीज़ होती है जो कि एक अपने आप में वन ऑफ द काइंड एक यूनिक चीज़ होती है। तो वो क्या 5 पेटेंट्स हैं जो आपके पास है? एक आपने अभी बताया कि होने वाला है, बट मैं करेक्शन बोलूँगी, इट इज़ नाउ इंक्रीज टू 13। वाओ, क्योंकि ऑब्वियसली टीम बड़ी हो गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, और अगर हम इस फोर्स को यूज कर लें देन देयर इज नो लुकिंग बैक। ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारी टीम जो रिसर्च स्कॉलर्स हमारे साथ पीएचडी कर रहे हैं हमारे सुपरविजन में, वो जाके इंटरनेशनल मंच पर जब उन्होंने उत्तराखंड में ऑर्किड की खेती, उत्तराखंड के भट्ट, उत्तराखंड में की गेहत के बारे में बोला, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंकॉक, उसमें जाकर, तो वो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। जो वहाँ के रिसर्च स्टाफ थे वो आके बोलते वेयर इज दिस उत्तराखंड, तो वी कुड प्राउडली से कि इंडिया में नॉर्दर्न रीजन में ऐसा है। तो एक तो वो पहचान मिलना, और दूसरा ये जरूरी है कि अपनी खोज को आपने अपने नाम करा है इससे पहले कि जैसा आप कह रहे थे कि कोई यूज कर ले उसको। तो हमारे जो पेटेंट्स रहे हैं उसमें एक कैटेगरी तो टिश्यू कल्चर पे ही है कि जो हमने टिश्यू कल्चर के मानक स्थापित करे हैं कि कैसे बहुत कम कॉस्ट पर बहुत ज्यादा प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, खासकर ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं कमर्शियली भी या मेडिसिनली। ऐसे प्लांट्स को टिश्यू कल्चर के थ्रू कैसे बनाया या प्रोपेगेट किया जा सकता है, एक हमने इस पर किया है। और बाकी हमारे, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हल्दी के पत्तों से कैसे हम चाय जैसा कॉन्कॉक्शन बना सकते हैं, एंड इट इज टेस्टेड में हम देखते हैं कि उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, क्वालिटी एनालिसिस, बिल्कुल पूरी क्वालिटी एनालिसिस, उसका जो सेंसरी टेस्टिंग है वो सब करने के बाद ही हम इसमें पेटेंट फाइल करते हैं। तो जो फोकस है वो ये है कि जो हमारी नेटिव नॉलेज है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ के क्रॉप्स के, बीज के या पौधों के बारे में, उसको पहले अपने नाम करें, कि ताकि देन सम रैंडम पर्सन कम्स और फिर वो कहता है कि ये तो हमारा है, उससे पहले थोड़ा जागरूक होना जरूरी है। मैम इसके साथ पेस्टिसाइड्स की बात आई, तो
पेस्टिसाइड्स कैसे हार्मफुल होते हैं, किस तरह के पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रैक्टिकली मैं कहूँ ये हर फार्मर को पता है। वो हमसे पूछते हैं कई बार कि आपने बोला नीम ऑयल डाल दो, आपने कहा ये वाले पत्ते का ये बना के डाल दो, चूरन बना के, कुछ नहीं हो रहा, मेरे बैंगन में कीड़ा लग रहा है। तो वो अल्टीमेटली कम्स टू विद पेस्टिसाइड्स। देखिए कोई तो रीजन था ना कि हम कॉटन को बचा नहीं पाए पेस्ट से, इसलिए बीटी कॉटन बनाना पड़ा। तो पेस्ट्स को रोकना इसलिए मुश्किल है, क्लाइमेट चेंज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब क्लाइमेट चेंज होगा पेस्ट तो अपने आप तुरंत इट चेंजेस इटसेल्फ। गर्मी होगी तो ज्यादा एकदम से चेंज हो जाता है। आप देखिए ना, पहले आप लक्ष्मण रेखा खींचते थे, कॉकरोच मर जाते थे, उसके बाद आप हिट लेकर आए, फिर दुनिया भर की चीजें आएंगी, पर कॉकरोच वही है, कॉकरोच तो है। ऐसे ही मच्छरों के साथ वो हिट स्प्रे कर दिया या वो कॉइल लगा दी, बट मच्छर है तो द पेस्ट सबसे पहले अपने आप को मतलब चेंज कर लेता है और एक्लिमेटाइज कर लेता है। तो इसीलिए जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, मौसम में बदलाव आया, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी बर्फ पड़ रही है, पेस्ट तैयार है, क्रॉप तैयार नहीं है। तो पेस्ट ज्यादा हावी हो जा रहा है, जल्दी एक्लिमेटाइज हो जा रहा है, और फिर वो दुगनी गति से वार कर रहा है। तो कुछ मायनों में हमें पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है अगर प्रैक्टिकली देखें। पर ये करना चाहिए नहीं, इसका जवाब तो ना ही है। पेस्टिसाइड का तो यूज ही नहीं कर। वी शुड गो फॉर कंट्रोल, प्रेडेटर्स का यूज, या जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें हमें कम से कम पेस्टिसाइड के ओर जाना चाहिए, वो प्रयास तो हमें करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कितना भी उसे इम्प्रैक्टिकल कहें। मैम क्या पॉली हाउस में जो प्लांट्स लगते हैं उसमें पेस्ट कम लगते हैं? उसमें पेस्ट कम लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सपोज्ड नहीं है। क्या मैम ऐसी दो क्रॉप्स का कोई कॉम्प्लीमेंटिंग कोई ऐसा होता है, ये एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप लगाई जाती है जिससे कि पेस्ट कम आते हैं या कीड़े कम आते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये क्रॉपिंग सिस्टम्स का एक पार्ट होता है जिसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग की जाती है। तो इंटर क्रॉपिंग में तो ये है कि अगर आपने कुछ ऐसे पौधे लगा दिए, ये जैसे दालें बीच में लगाई जाती हैं क्रॉप्स के बीच में, तो उसका फोकस ये था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर रही है, तो आपको फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो फर्टाइल लैंड है। और कुछ ऐसे पौधे जिसमें कीड़ा नहीं लगता, तो क्योंकि उसमें कीड़ा नहीं लग रहा है, तो जब भी आप उसकी खेती कर रहे हैं तो पेस्ट रिपेलेंट तो कर ही रहा है ना, तो कम पेस्टिसाइड का प्रयोग। ऐसे कौन से क्रॉप्स होते हैं मैम जिनमें कीड़ा नहीं लगता? वही मैं कह रही हूँ, इट इज स्पेसिफिक टू अ क्रॉप। जिसको जैसे आप कह रहे हैं कि इस पेस्ट पे कीड़ा नहीं लगेगा, समवेयर इन जुलाई एक्टिव हो जाता है, पर मुझे सीजन वाइज और क्रॉप वाइज मुझको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पेस्ट भी अपने सीजन के हिसाब से बाहर आते हैं। दे आर मोर एक्टिव। जैसे हम अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में कहते हैं कि थोड़े दिन में कीड़ा लग जाता है। अब हमें ये समझ नहीं आया कि हम तो दाल खरीद के लाए थे, तो इसमें कहाँ से कीड़ा लग गया? खेत में होता तो शायद लग जाता। तो उसमें ये जब पॉट बन रहा होता है उसी टाइम पर कीड़ा घुस जाता है, एक्टिव नहीं होता। पर जब बिल्कुल सज संवर के दाल तैयार है उस टाइम पर वो प्रोलिफरेट होता है। तो ये पेस्ट की जो स्टडी है एंटोमोलॉजी, वो इतनी वास्ट और डीप है कि आपको उसको पौधों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि इस क्रॉप के स्पेसिफिक, और कितने सारे फैक्टर्स हैं इसमें, बहुत सारे। मैम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, ज्योग्राफी की भी हमने बात करी, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है उत्तराखंड का, इस पे टूरिस्ट, डैम्स डेवलपमेंट कैसे ये इफेक्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटीज़ को, प्लांट्स को? जो भी नए रोड्स बन रहे हैं, ट्रेन आ रहे हैं, बहुत नॉइज हो चुका है, कंस्ट्रक्शन, डस्ट इज एवरीवेयर। ये तो सबसे हॉट टॉपिक छेड़ दिया आपने एंड मोस्ट डिबेटेबल जी, क्योंकि दोनों पक्ष अगर देखें कि अगर टूरिज्म ही नहीं है तो फिर तो इनकम आपकी बिल्कुल आधी हो जाती है। डेवलपमेंट भी चाहिए ना हमें, बिल्कुल, हमें इकोनॉमी भी चाहिए। मैं जिन फार्मर्स को कह रही हूँ कि आप ये पौधे उगा लीजिए, आप पैसे ले लीजिए, उनको बेसिक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जी। वो कई बार क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाते हॉस्पिटल तक, तो मुझे रोड चाहिए भाई वहां पर। आई वांट माय पीपल टू बी अलाइव। तो इसलिए डेवलपमेंट की जरूरत तो है ही। पर ये बात तो है कि जब रोड बनेगी, जब खेत काटे जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो होगा। मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट्स बताती हूँ कि हम लोग क्योंकि ऑर्किड्स पे स्टडी कर रहे थे रुद्रप्रयाग रीजन में, हम देख रहे थे कि यहाँ पर क्योंकि ऑन रिकॉर्ड्स है कि यहाँ के जंगलों में, यहाँ की कंडीशंस में ऑर्किड्स बहुत पाए जाते हैं। हमें बेसिकली देख के नहीं मिला हमें कि बहुत सारे ऑर्किड्स हों। हाउएवर जंगल में एक पर्टिकुलर पॉकेट में एक पेड़ पर हमको एक ऑर्किड मिला। हम जब उसके नजदीक गए, उस पेड़ पे क्रॉस का मार्क था, यानी वो कुछ ही दिनों में काटा जाएगा। और उसके उस पेड़ पर एक ऑर्किड लगा हुआ है, फुल वेल फ्लरिशिंग प्लांट, क्योंकि उसको चाहिए नहीं ऑर्किड को, तो सिर्फ वो तो छाल से ही उग रहा है, वो सारा न्यूट्रिशन ले रहा है। तो मार्क करते वक्त इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता? आपको घास ऐसा लगेगा, उसमें तो फ्लावरिंग है ही नहीं।
जो मार्क कर रहे हैं उनको कहाँ मालूम है कि क्या खत्म हो जाएगा इसके बाद। उस पूरी पॉकेट में सिर्फ एक पेड़ पर ये ऑब्जर्वेशन आई है हमारी कि सिर्फ एक ऑर्किड है, अब वो तो कट गया, वेयर इज द रिस्टोरेशन। इसीलिए लोगों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसमें। ये काम बहुत एक्सेप्शनल तरीके से सिक्किम में हुआ है। मैं खुद वहाँ एक ट्रेनिंग के लिए गई थी। तो सिक्किम के देखिए टोटल द थिंकिंग इज, जैसे ही हम अंदर गए उन्होंने कहा कि आप कूड़ा नहीं फेंकेगा, आप कोई पौधा बिना पूछे नहीं तोड़ेंगे। लोग टैक्सी ड्राइवर इज टेलिंग दिस, हमने कहा नहीं तोड़ेंगे भैया, आप होटल पहुंचो। इनफैक्ट इंडिया में तो ये है, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन इंडिया के बाहर भी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे बड़ी बड़ी बोर्ड्स लिखा है, बोर्ड्स में टूरिस्ट के लिए लिखा है कि मॉसेज हैं, यू कैन नॉट वॉक ऑन मॉसेज, और इस तरह के प्लांट्स का वहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है लाइव, आप उन्हें नहीं तोड़ सकते हैं। तो सिक्किम में इतनी अच्छी सिक्किम मतलब ऑर्किड्स का कल्टीवेशन तो है ही, दे हैव स्टार्टेड फार्मिंग आल्सो। पूरी अगेन जो इकोनॉमी जो मैं आपको बात कर रही थी नीदरलैंड्स की, उसका एक बहुत छोटे स्वरूप में पर सिक्किम में देखने को मिला। आप अभी ऑनलाइन करिए, आप सिक्किम ऑर्किड्स अगर करके देखेंगे, आपको वो तैयार है बेचने के लिए। मैम, इस तरह के जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो प्लान्स होते हैं, क्या इसमें टीम जो संगठित की जाती है, क्या उसमें एक्सपर्ट्स डिफरेंट डोमेन के होते हैं या फिर लिमिटेड होते हैं? नहीं, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो तो ये है कि एनी पॉलिसी डेवलपमेंट या एनी प्रोजेक्ट शुड हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स। हर किस्म के वैज्ञानिक और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का होना बहुत जरूरी है, तभी वो चीज ट्रांसलेट हो पाएगी। बट अब हर जगह ये करा जा सकता है, ये संभव नहीं है। बट अदरवाइज जो भी हमको जो गवर्नमेंट फंड्स देती है टू अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो इसीलिए देती है क्योंकि एक्सपर्टीज है और लोगों के साथ जुड़ाव है। तो हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास ऐसे रिसोर्स पर्सन भी हैं, लोग भी रेडी हैं अडैप्ट करने के लिए, बट वो इम्प्लीमेंटेशन का गैप है जहाँ पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे लगता है कि कहीं पे हम लोग ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा। हम गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप सब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पूरे दिन भर यूट्यूब चला सकते हैं, हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हम क्यों नहीं ऐसी इंडस्ट्रीज को टाई अप कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उनको रॉ मटेरियल की जरूरत है, आप अच्छा ऑथेंटिक रॉ मटेरियल दीजिए, पीपल आर रेडी टू टेक। हम लोग एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलर बेसिस पे इंडस्ट्री एकेडमी इंटरेक्शंस करवाते हैं। तो इंडस्ट्री के लोग जब आके कहते हैं कि आप लोग करिए ना, हम तो ढूंढ रहे हैं। और एक आम आदमी क्या कर सकता है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए? मतलब फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी अगर रहती हैं घर में, वो क्या अपने आसपास छोटे मोटे चेंजेस कर सकती हैं? हाँ, मतलब पहली बात तो ये कि जो आपको लग रहा है कि तो ऐसे ही हो जाता है, वो ऐसे ही नहीं है, वो किसी कारणवश है। उस पौधे का भी आपसे प्रेम बना हुआ है, इसीलिए वो हो रहा है। क्योंकि जिस दिन आप उससे प्यार करना छोड़ दोगे, वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपके आसपास जो नेचुरली उग रहा है, उसको उगने दीजिए। आप देखें जब वो खत्म होगा ना, वहां पर कोई बटरफ्लाई आएगी, ना कोई बीज आएंगी। तो वो पौधों का भी होना जरूरी है। आप देखो घर में ऑर्नामेंटल्स के नाम पर क्या है, ग्रीन प्लांट्स हमने लगाए हैं जिनको कम से कम पानी की जरूरत है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हरा भरा है, मैंने वहाँ कारपेट लगाया और मैं बैठ के चाय पीती हूँ। उसमें कहीं पर आपको तितलियां दिखाई नहीं देती। तो ये प्लान अपने छोटे छोटे गार्डन्स में भी अगर हम प्लान करें कि इस किस्म के पौधे लाने हैं, 4-5 तितलियां तो दिखाई दें। ऑर्किड के अलावा क्या कोई ऐसे प्लांट हैं जो हम उगा सकते हैं, या कोई फ्लावर ऐसा है जो बहुत सारे? लिलीज, आई थिंक लिलीज विल डू वेरी वेल। भीमताल में कुमाऊं रीजन में तो लिलीज पर बहुत ज्यादा पर उसमें जरूरी है ना, आपको रॉ मटेरियल बहुत अच्छा चाहिए होगा। क्योंकि आपने अगर गलत शुरुआत कर दी, आपने 100-50 पौधे उगा दिए लिलीज के, उसको मार्केट नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है? इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज, नोडल एजेंसीज होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं। इसके अलावा ये नोडल एजेंसीज कई बार इंटरनेशनल टाइप्स भी करते हैं। जैसे भीमताल में जो सेंटर है, उन्होंने नीदरलैंड से टाइप किया है, और जो रॉ मटेरियल आता है, जो बल्ब्स आते हैं, वो नीदरलैंड से आते हैं। अच्छा। तो वहाँ की पूरी खेती जो है लिलीज की, जो इंस्टीट्यूट इसको कर रहा है, तो वो इट इज एक्सोटिक। बट फिर लिलीज का तो ये है ना कि देन इसकी कॉस्ट इतनी बढ़िया मार्केट में मिल जाती है, तो आप एक्सोटिक वैरायटीज भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रूट्स के लिए सीबकथॉर्न इज वन फ्रूट। हम कहते हैं कि ये तो हायर ऑल्टीट्यूड पे बहुत अच्छे मात्रा, और अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी गिना दी है। हाँ, और सीबकथॉर्न पे हमने एक बहुत
साल पहले इस पे काम शुरू करा था, टिश्यू कल्चर ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें लगा कि बहुत इतना हाई इसमें विटामिन ई और विटामिन डी कंटेंट है कि हम कहते हैं कीवी इज अ सुपर फ्रूट. नो, सीबकथॉर्न इज. सीबकथॉर्न के जूसेस, सीबकथॉर्न के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर आप, और न्यूट्रास्यूटिकल्स अगर आप अमेजोन पे भी डालेंगे वो इतने एक्सपेंसिव हैं. अब ये सीबकथॉर्न आप बताओ, आपके तो गाँव में हो रहा था, आपने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया. जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी सरवाइव कर जाता है. वो ठंड का ही पौधा है, तो वो इतनी ठंड में और आराम से उसमें इतने, क्योंकि श्रब होता है और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत छोटा है बट इतना खट्टा, इसमें जबरदस्त विटामिन ई, सी और डी. और विटामिन ई तुम्हें पता ही है कि ये तो के लिए इट इज सो गुड, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस. इंडस्ट्री इज वर्किंग एक्सेप्शनली इन सीबकथॉर्न रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप देखें ना कि हर कोई इतना अब जागरूक हो गया है कि हर्बल प्रोडक्ट्स लेने भी हैं, खाने भी हैं और लगाने भी हैं. तो इतनी इंडस्ट्रीज हैं जो सीबकथॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट्स कर रही हैं, उन्हें टाई अप करना जरूरी है. आपको मैं कुछ एक केसेस बताती हूँ, प्लीज. दुखदाई भी है इन अ वे, जो कि फार्मर्स ने कहते हैं ना स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो उन्होंने खुद हमसे शेयर किए हैं. कि जब हम वही ऑर्किड खेती की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भूली ऐसा है, मुझे बोल तो रही हो ये कर दो, मुझे कुछ साल पहले एक ने कहा था कि टमाटर उगाओ हम ले लेंगे, और इतने टमाटर हुए, उसके बाद बरसात हो गई, वो पहुंच नहीं पाए, सड़कें टूट गई, तो हमारे सारे टमाटर खराब हो गए. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हमने गुस्से में वो टमाटर फेंक दिए, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी पेरिश हो जाता है, खराब हो जाएगा. हाँ, तो कि हम कैसे आपकी बात माने. तो हमने कहा कि इसमें देखिए क्या हुआ ना, जब नॉलेज ट्रांसफर हुआ वो अधूरा हुआ. आपको पहले इस किस्म से फार्मर्स को संबल बनाना पड़ेगा कि छोटी छोटी टमेटो प्यूरी या टमेटो केचप बनाने की मशीन्स या प्रिजर्वेशन की मशीन्स अवेलेबल हैं, बट आपको फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ टाई अप करना पड़ेगा. तो आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पास इतना टमाटर हो गया है कि बिक नहीं रहा है, तो अगर मैं उसको केचप बना के प्रिजर्व करूं वो तो बिकेगा. इट इज एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक. कुछ केसेस में ये हुआ कि कुटकी की खेती करनी है, बड़ा भारी कॉन्ट्रैक्ट मिला, इंडस्ट्री वाले आए, उन्होंने कहा आप कुटकी उगाई है. फार्मर्स ने कहा हाँ बिल्कुल, है तो हमारा रोज का काम है उगाते हैं. भाई इंडस्ट्री है, टेस्ट करेगी. इंडस्ट्री ने कहा कुटकी है ही नहीं, ये तो उसका एक लोअर ऑल्टरनेटिव है. सब स्टैंडर्ड हो गया. यस, क्योंकि इसीलिए साइंटिफिक इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, जो हम लोग लैब में करते हैं कि हम टेस्ट करते हैं ये एक्चुअली वो पौधा है या नहीं. हमारी मेरा अपना पीएचडी का काम जिस पौधे पे था, स्वर्षिया चिराता सबने सुना होगा. हर पौधे, हर हर्बल मेडिसिन में भी इसका लिखा रहता है चिराता. मैं आपको बताऊं, मैं करीब 2 साल में चिराता ढूंढती रही हूँ पहाड़ में, मुझे कहीं नहीं मिला. इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. हैरानी की बात यह कि इतनी सारी दवाइयों में चिराता लिखा हुआ आता है, फिर आता कहाँ से आ रहा है? इट इज अ लोअर ऑल्टरनेटिव. जो एक्चुअल चिराता था वो वाकई खत्म हो गया, क्योंकि वो घास जैसा दिखता है, तो उसको तो गाय भी चर लेती है. इसकी कंजर्वेशन के लिए काम करना जरूरी था. तो जो मैं आपको कह रही हूँ कि टिश्यू कल्चर के द्वारा हमने करीब 100-200 पौधे बनाकर दिए हैं नर्सरी में, कि अब संभाल के रखना बड़ी मुश्किल से बनाए हैं. तो मैम जैसे बोला जाता है कि भोजपत्र बहुत एंडेंजर्ड है, तो क्या हम उसका भी ऐसे एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. टिश्यू कल्चर में कोई भी लाइव मटेरियल आप दें, एक्सपर्ट्स की जरूरत इसमें. मैम जैसे उत्तराखंड तो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी रिच है, इतने सारे हमारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर्स हैं, लेकिन फिर भी ये एंडेंजर्ड कैसे हो जाती हैं स्पीशीज? वो तो थैंकफुली बायोस्फीयर है, इसीलिए एंड हम अभी कहते हैं कि वी आर बायोडाइवर्सिटी रिच. अगर नहीं होते तो शायद कब के गरीब हो चुके होते, क्योंकि बहुत कुछ तो खो चुका था. उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड कमिंग अप. और क्या है ना कि ये जो घास जैसे जो पौधे होते हैं, इसमें सीड बना हवा से उड़ गया, क्योंकि बहुत छोटा बीज होता है. तो ये बीज गया कहीं और पौधा होगा, तो एक प्लांट कल्टीवेशन इसका कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले तो बहुत होता था, जैसे फॉरेस्ट में होता है. बिल्कुल. अब तो वहाँ रोड आ गई जी, तो वो उड़ के सीधे रोड पे गिरा, उसको मिट्टी नहीं मिली, वो खत्म हो गया. तो अब जरूरत है कि इसके प्लांट कल्टीवेशन किए जाए. बट वही मैं कह रही हूँ, आपको अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है. मैम उत्तराखंड अपने मेडिसिनल और हर्ब्स के लिए भी बहुत फेमस है, तो ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो हम अब नहीं उगा रहे हैं बट बहुत ही हाई यील्डिंग हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज है, और हमें उसके बारे में दोबारा, हमें फार्मर्स को दोबारा सोचना चाहिए, और इंडस्ट्री में भी काफी डिमांड है. इस तरह के कोई मेडिसिन या हर्ब्स अगर हैं इस तरीके के, तो मैं अगर आपको सच में बोलूं, सारे हर्ब्स यूज होते हैं हर्बल इंडस्ट्री में. क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम पे या यूनानी सिस्टम पे जो भी बेस्ड है, उसमें करीब करीब जितने भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो सारे यूज होते हैं. चाहे आप कालमेघ कह लें, हल्दी कह लें, चिराता मैंने नाम लिया, इसका ले लें, तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सब यूज में होते हैं.
दिक्कत ये है जो आप कह रहे हैं कि इसका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। तो कंजर्वेशन करने में चैलेंज ये है कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, मैं मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग कराना चाहती हूँ। अगेन द रॉ मटेरियल अनविलिंगनेस, क्योंकि इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं फार्मर्स को। इसलिए नहीं आ रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज है, मौसम ही बदल गया है। जहाँ गर्मी होनी चाहिए थी वो तो वही नहीं, या कीड़ा लग गया। अगर कीड़ा नहीं लग रहा है तो पानी की समस्या है। तो जो प्लांट कल्टीवेशन होना है मे बी पॉली हाउसेज में, ये जिस किस्म का उनको फाइनेंशियल रिटर्न मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। पर मैम हर्ब्स एंड मेडिसिन लाइक कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप्स जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ फंगस बेसिकली। तो उसके लिए तो यू रिक्वायर अ सेपरेट ट्रेनिंग, और उसके लिए आपको जो परमिशंस हैं वो बड़े अच्छे रिटर्न्स देते हैं। बट क्या लैब में उगाना क्या वो हाई रिटर्न देता है लैब में उगाना? बिल्कुल बिल्कुल, पर उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। उसमें जो ट्रेनिंग ही है दैट इज इन लैक्स। तो उसको वो ट्रेन करना और फिर उसके बाद उसे रेप्लिकेट करना वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। बट अदरवाइज जैसे मैंने आपको कुटकी का बोला, तो अगर किसी इंडस्ट्री, और ये दिस इज व्हाट फार्मर्स हैव टोल्ड मी कि हमें ऑर्डर मिला था, पर देखिए चैलेंज वहाँ ये था कि उनको अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कहाँ से खरीदा। इसलिए जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है या ICAR है, वो ऑर्गेनाइजेशंस इस किस्म की अवेयरनेस करवाती है कि आप हमारे ही अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से ये सामान लीजिए। बीज जहाँ से हम ले सकते हैं, किसान मेले बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगते हैं, बिल्कुल इस तरह की जगहों पे हमें जाना चाहिए। हाँ, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, जो मुझे लगता है कि हम इतने सालों में खुद को स्थापित कर पाए। ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी, वो जो करेक्ट इंटरफेस देना, जिसमें हम कॉन्फ्रेंसेज हो या इवेंट्स हो, इनमें हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर्स को एक मंच पर लेकर आए। एक मैम पॉलिसी लेवल पे कोई चेंज अगर आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या चेंज है? अब मुझे लगता है कि जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं दे आर डूइंग गुड, बट समवेयर गवर्नमेंट अगर इंडस्ट्री टाई अप से लेकर आए, जैसे हाउस ऑफ हिमालयस में ये हुआ है, इंटरफेसेस बन रहे हैं, तो इंडस्ट्री को रोप इन करना एग्रीकल्चरिस्ट के साथ ये जरूरी है। अगर हम एक्सोटिक क्रॉप्स यहाँ पे उगाते हैं तो क्या हमारे सॉइल सिस्टम में कोई चेंज आ सकता है? क्या इससे हमारी जो नेटिव क्रॉप्स हैं उस पे कोई असर आ सकता है? हाँ, मतलब देखिए एक्सोटिक तो एनीवेज जो बाहर से आ रहा है वो तो ज्यादा हावी हो ही जाता है ना, क्योंकि जो इंडिजिनस है, जो नेटिव है, वो तो आराम से बैठा हुआ है। वो चाहे इंडिविजुअल की बात करें, पौधों की बात करें, क्योंकि वो किसी लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं है। जो बाहर से आ रहा है वो अग्रेसिव है, वो फैलेगा, वो हो सकता है आपके नेटिव प्लांट को खा जाए, क्योंकि आपका तैयार नहीं है क्रॉप। नॉट ऑल प्लांट्स, पर कुछ तो ऐसा करते ही हैं। और सॉइल सिस्टम में चेंज आना लाजमी है, क्योंकि इसकी मिनरल रिक्वायरमेंट अलग है। हो सकता है आपके एक्सोटिक प्लांट ने सारा कैल्शियम ले लिया हो सॉल्ट से, तो आपके नेटिव प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाए। तो इस किस्म की, तो इसीलिए ना प्लांट कल्टीवेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब रैंडमली किसी को भी ये बोलना कि भाई आज तुम ये उगा लो और कल तुम ये उगा लो, ये अवॉइड होना चाहिए। तो जैसे क्रॉप्स कीवी, जो कि हमने पहले तो बचपन में सुना नहीं था, आज ड्रैगन फ्रूट है। फ्लावर्स में भी हमने तो गुलाब और गेंदा ही ज्यादा देखा है। आज जैसे आप भी ऑर्किड्स पे काम कर रहे हैं, लिलीज की भी आपने बात करी। आप जो ऑर्किड पे काम करें वो तो शायद यहाँ का नेटिव है, लेकिन अगर बाहर से हम लेकर आते हैं तो उसके क्या चैलेंज है, या फिर प्लांट कल्टीवेशन से ये इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल, हमारा तो ये समझना भी है, और जो हम लोगों को बताते हैं कि जब हम इस किस्म के एग्जॉटिक प्लांट्स लेकर आते हैं तो उसको पॉली हाउस में कल्टीवेशन करना बेहतर होगा, क्योंकि वो rather than soil, मिट्टी में रिटर्न्स भी देगा, और फिर वो आपकी जो नेटिव पॉपुलेशन है उससे झगड़ा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका एक प्लान कल्टीवेशन चल रहा है, भाई आपको रिटर्न्स भी तो चाहिए। जी। तो इसीलिए वो एक प्लान रहता है कि इस किस्म से किया जाए। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बिल्कुल, वरना जरूरी नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं ना, एक तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है कि ये नहीं होगा तो मेरी आगे आने वाली जनरेशन को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जो हमने देखा है। वी आर थैंकफुल फॉर दैट। पर दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो है। मैं खुद यहाँ से छोड़कर गांव जाऊं क्यों, और बहुत मुझे कोई रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे, व्हाई शुड आई डू दैट? मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ मिल रही है, मैंने पॉली हाउस लगाया, उसमें एक्सोटिक फ्लावर्स उगाए और मैं उसको बेच रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। तो दो चीजें हैं, तो इसका समन्वय बिठाना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं जो एक्सोटिक वैरायटीज आप लाए हैं उसको प्रेफरेबली आप पॉली हाउसेस में ग्रो करें। जिनकी खाली पड़ी हुई लैंड भी है वहां पर भी पॉली हाउस लगाना
will be more beneficial. मैम आजकल हेम्प बहुत ज़्यादा हो रहा है और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हेम्प की इंडस्ट्रियल खेती जो है उसके लिए रेगुलेशन एक ला दिया है। तो मैं जानना चाहूँगी अभी क्या हम हेम्प इतना उगा रहे हैं कि इंडस्ट्री तक पहुँचाए या फिर इसमें मुझे तो बहुत पोटेंशियल दिखता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल हेम्प में काफ़ी पोटेंशियल है बिकॉज देखिए ये बात तो है ना कि वेन एवर गवर्नमेंट पॉलिसी कम्स उसके पीछे बहुत रिसर्च भी की जाती है और उसका पोटेंशियल भी देखा जाता है। तो अच्छी बात यह है कि जब हेम्प आया तो इंडस्ट्री के साथ टाइप्स भी हुए हैं, इंडस्ट्री को उसकी रिक्वायरमेंट भी है, बट ये कुछ पॉकेट्स में हुआ है। शायद अब हमको और जगह इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है और अवेयरनेस लाने की। वो एक चैलेंज है जिससे हम सब बच रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ना 20 दिन लगाने पड़े वहां लोगों के बीच जाकर, तो वो वाले एफर्ट्स हमको करने पड़ेंगे। इसीलिए जो मैं कह रही हूँ कि स्कूल के बच्चों को और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को अगर हम मोबिलाइज करें तो देन वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल। और हेम्प जिसको हम भंगुले बोलते हैं, भांग के बीज जो हैं, ओमेगा 3 एसिड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ में उसका जो प्लांट है उससे फाइबर बन जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिसिन, चाय, हाँ, सबके लिए बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ तो पहाड़ों में ऐसे ही भांग उग जाता है। और इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ तो गवर्नमेंट के टाइप्स हैं ही, बट इसके अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो दोज आर लुकिंग अप। वो गवर्नमेंट से तो टाई अप नहीं कर रही हैं, बट वो अच्छा कर रहे हैं। तो शायद हम लोग जो ज्यादा थोड़े अवेयर हैं वो अगर उनके साथ टाई अप करने में ऐसे इंटरफेसेस एस्टैब्लिश कर पाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा जो साइंस फॉर सोसाइटी प्रोग्राम्स रहते हैं जो हम कंटिन्यूस बेसिस में करते हैं, उसमें हम ऐसे इवेंट्स भी कराते हैं जिसमें हम कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स रख रहे हैं। हम फार्मर्स को भी बुलाते हैं, हम ICR और ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट को बुलाते हैं और हम फार्मर्स को स्टेज पे बैठाते हैं। अच्छा, हम अब आप वहां से बोलिए और अब हम आपकी सुनेंगे। हमें जरूर इस बात का जवाब नहीं होता जब एक लेडी फार्मर पौड़ी से आई और मुझे कहेंगी कि हम सब कुछ करेंगे, तुम हमें सुंगरों से बचा लो, कि मैंने जो उगाया है वो तो सारे एक रात में सुअर ने खराब कर दिया। वाइल्ड एनिमल सब खा लेते हैं। नाउ व्हाट? पर क्या पॉली हाउस में भी वाइल्ड एनिमल्स नुकसान देते हैं? बिकॉज वो इट इज मोर प्रोटेक्टेड, इसीलिए मैं कह रही हूँ दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। बट वो छोटे लैंड में पॉसिबल नहीं, बड़े लैंड में भी आप 2 या 3 या बड़े साइज के भी पॉली हाउसेस लगा सकते हैं। वो ज्यादा कवर्ड तो है ही, मतलब इतना। अब वाइल्ड एनिमल्स का तो देखिए आप कुछ कह नहीं सकते ना, अगर वो सारे आ गए तो फिर तो कुछ भी तोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारा कुछ खत्म हो जाएगा आपका मटेरियल। अगर कोई हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है और उसको आपसे कनेक्ट करना है या इस तरह की इंडस्ट्री सोसाइटी से कनेक्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? वो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में रीच आउट कर सकते हैं, मनुपंत हेड बायो साइंसेस के नाम से, और आप हमें ईमेल या फोन कर सकते हैं। और अगर आपके पॉडकास्ट में अगर वो मैसेज करना चाहते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, क्योंकि हमारा मैंडेट भी है। कई बार ये चैलेंज होता है कि लोग कहते हैं क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या फायदा हो रहा है इससे? तो हम कहते हैं आप ऐसा समझ लो कि मेरे को ना मेरी नौकरी है ये, मुझे इसलिए पैसे मिलेंगे क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ इंटरेक्शन किया है। और हमें गवर्नमेंट इसीलिए सपोर्ट भी करती है क्योंकि थ्रू स्टूडेंट्स उन्हीं के बच्चों के साथ मिलकर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, और दायित्व भी है क्योंकि इसी मिट्टी के जुड़े हुए हैं, तो कुछ कर पाए तो बहुत हमें भी बहुत खुशी होगी। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैम आपको, ये जो ब्रिज आप गैप कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी बहुत लैक कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं लेकिन कोई एक ऐसा चैनल एस्टैब्लिश अभी नहीं हुआ है जहाँ पे फार्मर्स को लगे कि हमारी हैंड होल्डिंग कोई कर रहा है एक्चुअल में। जबकि देखा जाए तो बिना खाने के तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो व्हाट फार्मर्स आर डूइंग, दे आर इनक्रेडिबल एट व्हाट दे डू। सो मैं आशा करूँगी कि हमारे पॉडकास्ट से ये बहुत सारे लोगों को मैसेज मिले। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं भी कुछ सारी चीज़ें जो हैं अपने घर में एस्टैब्लिश करूँगी, जैसे प्लांट्स जो है ऐसे लगाऊंगी जिसमें बटरफ्लाइज आएँ, और कोशिश करूँगी कि जो लैंड हमारा खाली है वहाँ पे पॉली हाउस हो, जिससे कि हम भी कुछ और कल्टीवेट कर सकें। कोशिश करूँगी कि नेटिव क्रॉप्स ज़्यादा फोकस करूँ। हाँ, तो अगर ये कर पाए और हम आपके साथ और भी लोगों के साथ जुड़ पाए, क्योंकि हर जुड़ाव से हम कुछ नया सीख रहे हैं, मैं और मेरी टीम। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑल्सो, एंड आपके थ्रू मुझे लगता है हम बहुत सारे किसान भाई बहनों तक हम पहुंच पाएंगे। तो जो हमारा मोटिव है कि हम कुछ अपने लैंड के लिए कर पाए, अपने उत्तराखंड के लिए कर पाए, मुझे लगता है कि वो हम कुछ पहुंच पाएंगे वहां तक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।